नमस्कार। शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हमने भारतीय भूगोल में इंडियन मानसून के बारे में अब तक पढ़ा था। आज हम एक फ्रेश टॉपिक लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं जिसका नाम है फिजिकल रीजन, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विविधता संपन्न देश है। उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये डाइवर्सिटी के कारण ही भारत जो है विभिन्न प्रदेशों में बटा हुआ है, जो भौतिक प्रदेश हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको उत्तर में पहाड़ मिल जाएंगे, थोड़ा सा पहाड़ों के दक्षिण में आएंगे तो आपको मैदान मिल जाएंगे, मैदान के थोड़ा दक्षिण में आएंगे आपको पठार मिल जाएंगे। यानी कि सारी भौतिक प्रदेश आपको कहीं ना कहीं भारत में मिल जाएंगे। पर्वत, अगर हम पूरे एरिया की बात करें तो 30% लगभग पर्वत घेरे हुए हैं। मैदान की बात करें तो लगभग 43% के आसपास मैदान घेरे हुए हैं भारतीय भूभाग का। पठारों की बात करें तो 27% लगभग ये पठारों के क्षेत्र में आता है। मैदानों की बात करें तो आप मैदानों में ही आपको थार मरुस्थल देखने को मिल जाएगा, गंगा के ब्रह्मपुत्र के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्वत की हम बात करें तो पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय पर्वत में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और हिमालय श्रेणी भी विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है और नवीन बलित पर्वत है। और पठारों की बात करें कि पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें दक्कन का प्लेटू, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया आते हैं। ये सब प्लेटू एरिया हैं। तो इन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अगर हम पूरब और पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान मिल जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स। अगर हम पूर्वी घाट के पूरब की बात करें तो वहाँ पे पूर्वी मैदान मिल जाएंगे, तटीय मैदान। कुछ द्वीप समूह हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब भारत के भौतिक प्रदेश हैं। अगर हम इन्हें मैप में समझें तो यहाँ से हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेंज जो है ये हिमालयन रेंज है, हिमालय पर्वतीय। तो यहाँ पे ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो उत्तर में है, वहाँ की अपनी भौतिक दशाएं होती हैं, तो उसे एक अलग प्रदेश का नाम दिया जाता है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अगर हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो ये वाला एरिया, ये सब गंगा का मैदान है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है असम के एरिया में। तो ये उसके दक्षिण में ये, और यहाँ थार मरुस्थल है इस एरिया में। तो ये है गंगा का मैदान, यानी कि मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में भी यहाँ ये तटीय मैदान है, ये वाला एरिया जो है ये सब तटीय मैदान वाला एरिया है। और उसके बीच में जो बचा हुआ भाग है, ये वाला बचा हुआ भाग मैं नीले से बना दूँ, ये सब प्रायद्वीपीय भाग है, यानी कि पठारी प्रदेश। ये सब पठारी प्रदेश है। ये मैदानी प्रदेश है, यानी कि विशाल मैदान है। इसे हम नाम दे देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो है ये तटीय प्रदेश है। तटीय मैदान को हम नाम दे देते हैं तटीय प्रदेश। और इन्हीं के साथ हम पढ़ लेते हैं इनमें ही द्वीप समूह, जो यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और इस एरिया में अंडमान निकोबार है, तो द्वीप समूह। अमूमन इन 4 प्रकार में ही भारतीय भौतिक प्रदेशों को बांटा जाता है, जिसमें पहला आ जाता है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश क्योंकि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है तो इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बोल देते हैं। और चौथा की बात करें तो हम तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, जो ये वाला एरिया है तटीय प्रदेश, यानी तटीय मैदान वाला क्षेत्र। इन हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों को इन 4 भागों में ही पढ़कर समझेंगे तो बहुत ही तसल्ली से और छोटी वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। हम एक एक करके इन टॉपिक्स को उठाएंगे और उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो हम पहले बात करते हैं हिमालय का पर्वतीय प्रदेश।
जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मूव कर जाएंगे विशाल मैदान पे, उसकी खासियत के बारे में पढ़ लेंगे, फिर पठारी प्रदेश पे और तटीय मैदान पे। अमूमन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ये हायर लेवल की बात करें यूपीएससी, पीसीएस या यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम्स, सब में यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम फैक्ट पे भी ध्यान देंगे, जिसमें दर्रे, हिमनद वगैरह जो भी कुछ फैक्ट होगा उसे हम विस्तार से समझ लेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को हम इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले हम उसकी उत्पत्ति समझ लेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति देख लेंगे। उत्पत्ति के बाद हम हिमालय की कुछ विशेषताएं देख लेंगे। विशेषताएं देखने के बाद हम हिमालय का वर्गीकरण देख लेंगे। वर्गीकरण में हम दो तरीके से इसका वर्गीकरण करते हैं। एक तो प्रादेशिक वर्गीकरण कर देते हैं, जिसमें हम स्टेट के आधार पर यानी कि राज्यों के आधार पर हिमालय को बांट देते हैं, जैसे पंजाब या कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल या मध्य हिमालय, असम या पूर्वांचल हिमालय, इस तरीके से बांट देते हैं। एक हम करते हैं उसका प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसमें हम उत्तर से दक्षिण हिमालय को बांटते हैं, जिसमें हम दो भागों में बांट देते हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम 3 श्रेणियों को रखते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। तो इस तरीके से हम पूरा वर्गीकरण हम देख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी कुछ खासियत और देख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो इनकी चर्चा करने के समय बच जाएंगे, उन्हें हम महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हम अलग से समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे उत्तर का विशाल मैदान पे। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति। तो मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार के लिए। तो हमारी पहली हेडिंग होगी हिमालय पर्वत प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति को हम 4 स्टेजेस में समझेंगे, 4 चरणों में समझेंगे, तो हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राचीन काल में यानी कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्राचीन समय में यानी क्रिटेशियस से पहले के कालों में, ये हमारा भारत है और ये यहाँ पर यूरेशिया है, यूरेशियाई प्लेट है। इसे बात करें तो ये हिंद महासागर भी है, यहाँ पे ये भारतीय प्लेट है। हिंद महासागर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि भारतीय प्लेट खाली स्थलीय प्लेट नहीं है, उसमें कुछ महासागरीय भाग भी है। ये वाला एरिया महासागरीय भाग भी भारतीय प्लेट में आता है, लेकिन यूरेशियाई प्लेट से जो भारत का भाग टकराया था वो स्थलीय भाग टकराया था। इसलिए अमूमन कहीं कहीं कह दिया जाता है कि भारतीय प्लेट जो है स्थलीय प्लेट है, बल्कि स्थलीय भाग जो है उस प्लेट का स्थलीय भाग टकराया था जाके यूरेशियाई प्लेट से। तो प्राचीन समय में हुआ क्या था, भारतीय प्लेट की गति इस तरीके से इधर की तरफ मूव हुई थी। जब अफ्रीका से टूटा था भारत तो यूरेशिया की तरफ उत्तर की दिशा में ये मूव कर रहा था और यूरेशियाई प्लेट दक्षिण की तरफ मूव कर रही थी। और इसके बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर तैथिस सागर था, तैथिस सागर। हुआ क्या, क्रिटेशियस युग के समय में, क्रिटेशियस से इयोसीन युग में, इस बीच में क्या हुआ, भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराना शुरू हुई थी। इसमें हुआ क्या था, अब हम इसके विभिन्न चरणों में समझेंगे। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज चला था आपका क्रिटेशियस से। बस एक बार पढ़ लेना, याद ना रहे तब भी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है अब तक, याद रह जाएगा तो अच्छी बात है। क्रिटेशियस से इयोसीन युग तक पहला स्टेज चला था। उसमें हुआ क्या था,
जैसे ये भारतीय प्लेट है, मैं यहाँ पे आसानी से समझा दूँ, ये भारतीय प्लेट मान लिया, इंडियन प्लेट। इसके आगे जो है ये तैथीस सागर है, ये वाला, ये है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट ईपी। जब इसने आगे मूव करा तो यूरोपीय प्लेट जो है वो अपेक्षाकृत हल्की होने के कारण और भारतीय प्लेट अपेक्षाकृत भारी होने के कारण इसमें हुआ क्या, इनके भार में तुलनात्मक अंतर आया। तो अंतर आने से क्या, भारतीय प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित होने लगी और यूरेशियाई प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ने लगी इसके, भारतीय प्लेट के। यानी कि तैथीस सागरीय प्लेट जो थी ये नीचे सबडक्ट होने लगी यूरेशियन प्लेट के। सबडक्ट होने से क्या होगा, जो यहाँ पे इसके एरिया में जो अवसाद थे, तैथीस सागर में जो अवसाद थे, उनमें वलन पड़ जाएंगे, फॉल्ट पड़ेंगे, वलन। उससे होगा क्या, संपीड़न बल आप जानते होंगे, जब दोनों तरफ से हम इस तरीके से और इस तरीके से हम फोर्स लगाते हैं तो बीच में आप आटा जैसे हम गूंथते हैं तो दोनों तरफ से फोर्स लगाएं तो बीच में बलन पड़ जाते हैं। तो इसके अवसादों में बलन पड़ गए और यहाँ पर दो चोटियाँ बनी। पहला का नाम था काराकोरम और दूसरी बनी लद्दाख श्रेणी, जो कि डायरेक्टली भारतीय प्लेट के टकराने से नहीं बनी। भारतीय प्लेट तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले तैथीस सागर, ये वाला सागर जो था, इसके अवसादों के वलन से काराकोरम श्रेणी और फिर लद्दाख श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये काराकोरम श्रेणी बन गई, ये लद्दाख श्रेणी। क्योंकि तैथीस सागर एक सागरीय प्लेट है, उस सागर की प्लेट होने से होता यह है कि वहाँ पर वाष्प की मात्रा भी, नीचे जो मैग्मा जहाँ जमा हुआ होता है वहाँ पर वाष्प की मात्रा भी पहुँच जाती है। वाष्प की मात्रा पहुँचने से क्या होगा, वो मैग्मा को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, और ज़्यादा बूस्ट करने से क्या होगा, ये मैग्मा तीव्रता से तोड़ता हुआ ऊपर की ओर आएगा और थोड़ी थोड़ी ज्वालामुखी क्रियाएं कर देगा। इसलिए काराकोरम की जब हम अध्ययन करते हैं उसके चट्टानों का, उसमें थोड़े बहुत लावा के तत्व भी पाए जाते हैं, यानी कि मैग्मा का तत्व पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि काराकोरम जो है तैथीस सागर से बनी हुई एक चोटी है। इसी कारण काराकोरम में ज्वालामुखी क्रियाएं हल्की बहुत कभी देखी गई होंगी, तो वहाँ पर चट्टानों में उसके अंश दिख जाते हैं। बाकी हिमालय में कहीं पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो लद्दाख और काराकोरम की श्रेणी बन जाती है फर्स्ट स्टेज में, वो भी क्रिटेशियस से इयोसीन युग में। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अब हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज चला है इयोसीन से, जो कि यहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो जाएगा, इयोसीन से ओलिगोसीन तक। ओलिगोसीन तक ये युग चला। इसमें हुआ क्या, इसमें जोस्कर श्रेणी का निर्माण हुआ। जोस्कर श्रेणी कौन सी, जब ये, अब मैं ये दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे इंडियन प्लेट, ये आगे तैथीस सागर है, ये ईपी यानी यूरोपियन प्लेट है। अब हुआ क्या, जब ये प्लेट आगे सबडक्ट हुई, सबडक्ट होने से हुआ क्या, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर लद्दाख श्रेणी ये बन गई। जब ये और ज़्यादा सबडक्ट हुई आगे को, यानी कि ये प्लेट और आगे को बढ़ी और आगे गई, तो हुआ क्या है, यहाँ पर जोस्कर श्रेणी का भी निर्माण हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जोस्कर श्रेणी निर्माण हो गया। जैसे जैसे प्लेट सबडक्ट होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये इंडियन प्लेट सबडक्ट होती चली जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जोस्कर श्रेणी का निर्माण हो गया। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर तैथीस सागर, यानी जोस्कर श्रेणी का, जोस्कर श्रेणी भी एक तैथीस सागर के अवसादों से बनी हुई एक श्रेणी ही है। अब इसके बाद जो श्रेणियाँ बनेंगी उस पर डायरेक्ट इंडियन प्लेट का असर आएगा, क्योंकि इंडियन प्लेट अब सबडक्ट होने जा रही है यूरोपियन प्लेट से, तैथीस सागर अब समाप्त हो जाएगा। और अब अब ये देखें कि ये जो भारतीय प्लेट जो है, जहाँ यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यानी कि ये वाला एरिया,
जब यूरोपियन प्लेट से टकराएगा आगे चल के, उसी को बोलते हैं सचर जोन। वो हम आगे आपको बता देंगे। तो इतना समझे, यहाँ पर जोस्कर श्रेणी का निर्माण हो गया है। अब हो गया क्या, जोस्कर श्रेणी के निर्माण के बाद जो है भारतीय प्लेट तो अंदर जा ही रही है, और ज़्यादा संपीड़न होगा। संपीड़न होने का मतलब ये है कि और ज़्यादा ये भारतीय प्लेट अंदर की तरफ क्षेपित होगी, तो तैथिस सागर समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने पर यहाँ पर सीधे भारतीय प्लेट आ जाएगी। जब भारतीय प्लेट में भी ये सबडक्ट होगा, तो यहाँ पर एक श्रेणी का निर्माण हो जाएगा जिसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। यानी कि ग्रेट हिमालय का भी निर्माण हो जाएगा सेकंड स्टेज में। महान हिमालय का निर्माण भी सेकंड स्टेज में हो जाएगा। ये अब महान हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो तैथिस सागरीय अब साधों से नहीं हुआ, वो भारतीय प्रायद्वीप की चट्टानों से, यानी कि यहाँ पे जो चट्टानें थीं उनके वलन से इसका निर्माण हुआ है। तो भारत के महान हिमालय का निर्माण जो है भारतीय प्रायद्वीप चट्टानों से हुआ है, ना कि तैथिस सागर से। तैथिस सागरीय प्लेट से जो निर्माण हुए हैं वो जोस्कर, लद्दाख और कराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर, अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में सब जॉइंट हो गई हैं नीचे की तरफ। अब तैथिस सागर ख़त्म हो गया है, अब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई है। तो जहाँ पर ये जॉइंट होता है इसे बोलते हैं सचर जोन। सचर जोन। अब चूंकि यहाँ से जो है इंडस नदी और सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसे बोल देते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। इसे ISSZ भी बोलते हैं, इंडन सांगपो सचर जोन कहा जाता है। समझ में आया यहाँ तक? थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। अब तक हमने ग्रेट हिमालय तक निर्माण कर लिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। ये कब तक चला? ये मायोसीन युग, मायोसीन युग की बात है। इसमें हुआ क्या था, इसमें मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे श्रेणियाँ नीचे आती जाएंगी वैसे वैसे निर्माण होता चला जाएगा। मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि अब इसके आगे यानी एक हिमालय और बना दो, जब इंडियन प्लेट और नीचे सबडक्ट हो जाएगी तो मध्य हिमालय का निर्माण हो जाएगा, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का निर्माण। अब ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो दरार होगी, जो जॉइंट होगा, उसे कहेंगे हम MCT। यानी कि MCT क्या है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो जॉइंट है उसे कहते हैं MCT। क्या है इसका फुल फॉर्म? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एक था इंडियन सांगपो सचर जोन, जहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जॉइंट हो रही हैं। एक है ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय प्लस मिडिल हिमालय के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये याद रखना कि MCT किन के मध्य पाया जाता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। इंडस सांगपो सचर जोन पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी बहती है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इंडस सांगपो नदी या इंडस नदी भी होगा ऑप्शन में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। MCT किसके किसके बीच में पाई जाती है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय में। है क्या ये? MCT एक जॉइंट है जहाँ पर ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय आपस में सबडक्ट हो रहे हैं, तो एक जॉइंट है। यही जॉइंट एक्टिव हो जाते हैं तो भारतीय क्षेत्र में, भारतीय हिमालय क्षेत्र में भूकंप वगैरह आते हैं, और वर्तमान समय में ये जॉइंट एक्टिव हैं, तो भूकंपीय घटनाएं देखी जा सकती हैं भारतीय हिमालय क्षेत्र में। तो ये थर्ड स्टेज हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसका समय था प्लायोसीन युग। इसमें क्या हुआ? इसमें हिमालय क्षेत्र की सबसे बाहरी यानी कि सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, और शिवालिक प्लस मध्य हिमालय जो जिसका निर्माण हुआ गया क्या था थर्ड स्टेज में, जिसका निर्माण हुआ
शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं MBT। फुल फॉर्म क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। और शिवालिक सबसे दक्षिणतम क्षेत्र श्रेणी है और इसी श्रेणी के दक्षिण से उत्तर के विशाल मैदान शुरू हो जाते हैं। तो शिवालिक प्लस मैदान, जो उत्तरी मैदान, उत्तर के विशाल गंगा का मैदान, गंगा जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है वही उसी के अपसादों से गंगा के मैदान बने हुए। तो उस शिवालिक और मैदान के बीच में जो थ्रस्ट पाया जाता है, जो जॉइंट पाया जाता है, उसे बोलते हैं HFF। इसे क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये फॉल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। यानी कि मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक प्लस मैदान की बात करें, यानी कि उत्तर के मैदान के बीच में जो थ्रस्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये जॉइंट हैं जहाँ पर एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से अलग होती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद से ये मैदान शुरू हो जाते हैं। मैदान है क्या? मैदान वो हैं जो हिमालयन नदी जो हैं बहाकर जो अवसाद लाती हैं उनके क्षेपण से ही ये मैदान बने हुए हैं। और आगे चलकर जैसे जैसे ये भारतीय प्लेट आगे सबडक्ट हो रही है तो उत्तर के विशाल मैदानों में भी बलन पड़ने से आगे चोटियों का निर्माण, शिवालिक के दक्षिण में भी चोटी का निर्माण हो जाएगा। समय लगेगा, करोड़ों साल लगते हैं इस प्रक्रिया को पूरी होने में, लेकिन ये पूरी की पूरी संभावना है। जिस तरीके से भारतीय प्लेट सबडक्ट हो रही है, उत्तर के विशाल मैदान भी चोटियाँ दिखेंगे आने वाले समय में। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये तो चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये उत्पत्ति आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब हम मूव करते हैं उनकी विशेषताओं पे। कुछ विशेषताएं इनकी जान लेते हैं हिमालय के बारे में, फिर हम उसके वर्गीकरण पे मूव कर जाएंगे। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें इसकी, तो पहली विशेषता तो यह है कि ये सबसे नवीन वलित पर्वत है दुनिया में, नवीनतम वलित पर्वत, जिसकी ऊंचाई अब भी बढ़ रही है, इसलिए दुनिया के सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। और इसीलिए यहाँ पर भूकंप भी सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये सेटल नहीं है, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, भारतीय प्लेट सबडक्ट हो रही है। इसी कारण ये भूकंप जो है यहाँ पर आते रहते हैं, ये फॉल्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये नवीनतम वलित पर्वत है। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो अगर हम मैप में देखें तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल कहीं 5,95,000 समथिंग लगभग इतना है। और इतने एरिया में लगभग 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है बर्फ़ आच्छादित है, यानी कि हिमनद हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फ़ आच्छादित है। इसी कारण इसे थर्ड पोल यानी तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, इतना ज़्यादा हिमनद होने के कारण। 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और भारतीय हिमालय क्षेत्र में भी इतना बर्फ़ आच्छादित है। 30,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जो है बर्फ़ आच्छादित है। हालांकि वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, लेकिन फिर भी इसे तीसरा ध्रुव माना जाता है हिमनदों की उपस्थिति के कारण। और अगर हम बात कर लें तो हिमालयन देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश हिमालय से घिरे हुए हैं, तो सबसे पहला देश यहाँ पाया जाता है अफ़गानिस्तान, जिसमें छोटा सा भाग यहाँ पे जो POK वाले एरिया से टच कर रहा है, इस कारण से अफ़गानिस्तान।
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, फिर बात करें नेपाल, उसके बाद भारत, भूटान। 6 देश ये हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। लेकिन डॉक्टर सविंदर सिंह की जो किताब है वो उसमें जो है वो म्यांमार वाला क्षेत्र भी हिमालयन क्षेत्र में जो अराकन योमा वाली श्रेणी है उसे भी हिमालय के क्षेत्र में मानते हैं। तो म्यांमार, सविंदर सर की किताब में म्यांमार को भी हिमालयन क्षेत्र में माना गया है। तो अगर उस किताब को हम माने तो ये 7 देश हो जाते हैं हिमालयन क्षेत्र में। तो ये देश हो गए हैं हिमालयन क्षेत्र में। और हम कुछ फैक्ट की बात करें तो पूरे हिमालयन क्षेत्र में जो 8000 शिखर हैं, 8000 का मतलब क्या, जिनकी ऊंचाई 8000 से ज़्यादा है। तो 8000 शिखरों की बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है माउंट एवरेस्ट का, जो 8850 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। दूसरी बात करें तो माउंट कंचनजंगा, जो कि 8586 इसकी ऊंचाई है मीटर। फिर है माउंट लोटसे, ऊंचाई की बात करें तो 8516 मीटर। फिर आ जाता है माउंट मैकालू, ऊंचाई की बात करें 8462 मीटर। तो ये 4 पर्वत हिमालय क्षेत्र में ऐसे हैं जिनकी चोटियाँ जो हैं वो 8000 मीटर से भी ऊंचाई पर हैं। तो ये कुछ फैक्ट हिमालय के बारे में, कुछ विशेषताएं जो पता होनी चाहिए थी। तो हमने अब उत्पत्ति देख ली, विशेषताएं देख ली। अब हम मूव करेंगे वर्गीकरण पर। इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसका वर्गीकरण देख लेंगे। और वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियाँ जो बनी हैं, उत्पत्ति में हमने देखा था कि काराकोरम, जोस्कर, लद्दाख, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सब हिमालय बने हैं। इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे इनके वर्गीकरण के आधार पर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे वर्गीकरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।